स्टूडेंट्स, मैं रमाकांत गुप्ता जेआरबी इंटर कॉलेज की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जो हमारे इस चैनल पर नए हों वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाकर घंटी को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जैसा कि हमारा सेकंड फिजिक्स में पहला अध्याय जो हमारा चल रहा था प्रकाश की, उसमें आज हम जो दर्पण के चिन्ह पर पार्टी है कि कब प्लस का होगा कब माइनस का होगा, वो चिन्ह पर पार्टी को समझेंगे। फिर इसके बाद रेखीय आवर्धन को समझेंगे और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध सूत्र ज्ञात करेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने सबसे ऊपर देखिए चित्र बना हुआ है। इसमें देखें सबसे पहले अवतल दर्पण बना हुआ है और उत्तल दर्पण भी बना हुआ है। ये आपकी मुख अक्ष है। जैसे कि अगर हम मान सकते हैं कि एक निर्देशांक बना हुआ है, ये एक्स अक्ष हो गई है, ये वाई अक्ष हो गई है। अब आपको पता है एक्स अक्ष में कि दाईं तरफ प्लस होता है, ठीक है, और बाईं ओर आपका माइनस होता है। ऊपर की तरफ वाई अक्ष प्लस की होती है, नीचे की तरफ माइनस निर्देशांक होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बात कर दें कि अब इस साइड अगर आते हैं, राइट साइड आते हैं तो प्लस होगा। अगर ऊपर की ओर प्रतिबिंब बन रहा है या वस्तु रखी हुई है तो ऊपर की ओर प्लस होगा। लेकिन अगर इस तरफ आते हैं, बाईं ओर आते हैं तो माइनस की होगी। और अगर ऊपर वस्तु रखी हुई है तो प्लस की, और नीचे ऊपर प्रतिबिंब बनता है तो प्लस और नीचे प्रतिबिंब बनता है तो माइनस। ये ध्यान रखना है। तो जैसे कि अब आपको बता दें कि वस्तु हमेशा आगे रखी जाती है तो बाईं ओर दर्पण की आगे की दिशा होती है क्योंकि पीछे की तरफ पॉलिश की जाती है, और दाईं ओर पीछे की दिशा होती है। अब वस्तु हमेशा आगे रखी जाएगी दर्पण की, तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। तो एक बात याद रखना है, तो वस्तु आगे रखी जाएगी तो वस्तु की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं। तो u हमेशा कैसा होता है? माइनस में होता है। जो वस्तु की दूरी होती है u, वो हमेशा माइनस में होती है। इसके बाद अगर वस्तु का जो प्रतिबिंब है, जो हमने किरण आरेख देखे हैं, अगर वस्तु का जो प्रतिबिंब है नीचे की साइड बनता है, मुख अक्ष के नीचे बनता है, तो उस चिन्ह उसका चिन्ह कैसा होगा? माइनस में होगा। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब की जो ऊपर की ओर बनता है तो प्लस होगा, और प्रतिबिंब कितने पीछे की ओर बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रदर्शित करते हैं, तो v हमेशा प्लस में होगा अगर पीछे की ओर प्रतिबिंब बनता है। दूसरी चीज अगर बात करते हैं फोकस दूरी की, फोकस दूरी का चिन्ह क्या होगा? तो आपको बता दें कि अवतल दर्पण में तो फोकस इस तरफ होगा, तो फोकस दूरी कैसी होगी? आपकी माइनस में होगी। ये बात याद रखना है। फोकस दूरी कैसी होगी अवतल दर्पण में? माइनस की। लेकिन उत्तल दर्पण में तो फोकस इधर होगा, दाईं ओर होगा, तो इधर फोकस दूरी कैसी होगी? प्लस में होगी। तो ये आपको याद रखना है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस में होगी, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस की होगी। अब आते हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता केंद्र जैसे मान लीजिए यहाँ पर C है और यहाँ वक्रता केंद्र कहाँ होगा? यहाँ पर C होगा। तो यहाँ पर बाईं ओर होगा वक्रता केंद्र, मतलब वक्रता त्रिज्या R कैसी होगी? माइनस में होगी। और वक्रता त्रिज्या इस तरफ होगी इसकी, तो वक्रता त्रिज्या R इस तरफ कैसी होगी? प्लस में होगी। तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमारा सब कुछ निकल के आ गया कि प्रतिबिंब की दूरी उत्तल दर्पण में बात करते हैं। सबसे पहले उत्तल दर्पण में फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा पीछे बनता है प्रतिबिंब आभासी, तो इसलिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, फोकस दूरी हर चीज प्लस में होती है। अब अवतल दर्पण में बात करते हैं। अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस की होती है, वक्रता त्रिज्या माइनस की होती है, और वस्तु की दूरी तो हमेशा ही माइनस में होती है। तो मतलब अवतल दर्पण में हर चीज प्लस की होती है, वो अवतल दर्पण में हर चीज माइनस की होती है और उत्तल दर्पण में प्लस की होती है। बस अवतल दर्पण में एक कंडीशन है कि अगर आभासी प्रतिबिंब बनता है, जो कि लास्ट पोजीशन थी बताई थी, उस पीछे बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अगर आभासी अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, केवल अवतल दर्पण में अगर आभासी प्रतिबिंब बनता है तो v का मान माइनस में लेते हैं प्रतिबिंब की दूरी को, और अगर वास्तविक बनता है तो हमेशा v का मान माइनस में लेते हैं। एक बात याद रखना है। तो इस तरीके से ये चिन्ह पर पाटी थी। अब बात करते हैं
रेखीय आवर्धन की। रेखीय आवर्धन है क्या? तो आपको बता दें कि जो क्योंकि वस्तु सामने रखी जाती है दर्पण की, फिर उसका प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि एक चित्र देखिए जी आपका रेखीय आवर्धन में, जैसे कि ये अवतल दर्पण बना हुआ है, ए बी एक वस्तु रखी हुई है। अब ए बिंदु से दर्पण की दूरी कितनी है? स्मॉल यू है। इसके बाद ध्रुव से ही दूरी नापी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। तो पी से एफ तक की दूरी फोकस दूरी है, और पी से बी डैश तक की दूरी है आपकी वी, मतलब प्रतिबिंब की दूरी। मतलब ए बी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ए डैश बी डैश बनता है, जो कि हमने एक पोजीशन बताई थी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु होती है, तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में नीचे वस्तु से छोटा और वास्तविक बनता है। तो वही पोजीशन है। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया कि ये बिंदु से हमने यहाँ पर दर्पण के, मान लीजिए कि यहाँ पर एम बिंदु है, एम बिंदु पर हमने किरण आपतित की, जो कहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर आई, तो फोकस से होकर जाएगी। दूसरी अगर ध्रुव पर जाएगी तो ध्रुव से ऐसी लौटेगी परावर्तित होकर, तो दोनों किरणें यहाँ पर काट रही हैं, तो यहाँ पर ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन गया। तो ये आपका एक ये अविलंब का कार्य करेगा जो मुख्य अक्ष है। तो यहाँ पर अब ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ठीक है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतित किरण है, और इन दोनों के जो बीच से जा रही है वो अवलंब हो गई। तो ये दोनों पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है, तो ये आपतन कोण हो गया अविलंब और आपतित किरण के बीच में, ठीक है, और ये परावर्तन कोण हो गया अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में। तो अब यहां पर देखें ध्यान से, त्रिभुज ए बी पी, क्योंकि ये भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, और ए डैश बी डैश पी, ए भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहां पर इन दोनों के रेशियो को लेना है रेखीय आवर्धन। कितना अंतर है, मतलब रेखीय आवर्धन क्या है उसको समझना है। तो ए भी एक वस्तु हो गई है, तो यहां पर ए बी वस्तु के साथ में ध्रुव के साथ कौन सा कोण बन रहा है? ए बी पी, ये भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, और प्रतिबिंब के साथ ए डैश बी डैश पी, ये भी समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हमने दोनों त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज ए बी पी हुआ त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, ठीक है। तो कोण ए बी पी, तो ये वाला कोण कितना? 90 अंश, और ए डैश बी डैश पी, मतलब ये वाला भी 90 अंश है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो कोण ए बी पी बराबर कोण ए डैश बी डैश पी बराबर 90 अंश। इसके बाद दूसरा कोण देखेंगे इसी त्रिभुज में, कोण ए पी बी बराबर कोण ए डैश पी बी डैश। तो वही हमने लिखा, कोण ए पी बी बराबर कोण ए डैश पी बी डैश। कैसा है? परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में अगर कोई भी दो कोण बराबर हो गए हैं तो इसका मतलब है तीसरा कोण भी बराबर होगा। साइज छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन कोण की माप बराबर होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप है। तो समरूप है, अतः त्रिभुज ए बी पी सिमिलर त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। और जब समरूप है तो समरूपता का सिद्धांत लग जाता है दोनों भुजाओं का अनुपात, मतलब समरूपता के सिद्धांत से ए डैश बी डैश बटे ए बी और पी बी डैश बटे पी बी, मतलब छोटी खड़ी भुजा के नीचे बड़ी खड़ी भुजा और छोटी परिभुजा के नीचे बड़ी परिभुजा। तो अब यहां पर ए डैश बी डैश क्या है? ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई इमेज, मतलब हमने आई से प्रदर्शित कर दिया, और ए बी क्या है? वस्तु, ऑब्जेक्ट, ओ से प्रदर्शित कर दिया, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, मतलब आई बटे ओ बराबर पी बी डैश, मतलब पी से बी डैश प्रतिबिंब की दूरी, मतलब v से प्रदर्शित करते हैं, और p से b तक की दूरी, वस्तु की दूरी u से प्रदर्शित करते हैं। तो मतलब I बटे O बराबर v बटे u। अब चूंकि ये संबंध निकल आया है, चूंकि रेखीय आवर्धन है तो रेखीय आवर्धन को हम m से प्रदर्शित करते हैं, तो m बराबर ये सूत्र बन गया। तो m बराबर हम I बटे O भी लिख सकते हैं और m बराबर v बटे u भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारी ये परिभाषा बन जाती है। क्या परिभाषा बन जाती है? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। किसको कहते हैं रेखीय आवर्धन? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो इस तरीके से इसका डेरिवेशन भी हो गया है। और
अगर वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी दी गई है तो उसमें कह सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को भी हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। और उसमें संबंध जो है संबंध सूत्र I/O बराबर V/U, इसको हम m बराबर प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब बात करते हैं फोकस दूरी के सूत्र को, और वो किसके पदों में? वक्रता त्रिज्या के पद। मतलब गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है उसको ज्ञात करना है। इस तरीके से प्रश्न आ सकता है कि किसी गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात कीजिए, या सिद्ध कीजिए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, या F बराबर R/2 सूत्र का निगमन कीजिए, ऐसा भी आ सकता है। तो चलिए बात करते हैं इसी सूत्र के निगमन की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहली कंडीशन हमने परावर्तन के किरण आरेख में बताई थी कि एक अवतल दर्पण लिया, मुख एक प्रकाश की किरण है, मुख अक्ष के समांतर आती है, दर्पण के M बिंदु पर आपतित होती है, चूंकि समांतर आती है तो F फोकस से होकर परावर्तित हो जाएगी, तो M से F दिशा की ओर परावर्तित हो जाती है। C से हमने एक अवलंब डाल दिया, तो ये आपतित किरण हो गई है आपकी। जो कौन सी किरण हो गई है? आपतित किरण। तो जो वापस लौट रही है ये कौन सी किरण होगी? परावर्तित किरण। ये आपकी परावर्तित किरण होगी। और B से ये हमने डाल दिया अवलंब C से M बिंदु पर। तो अब आपतित किरण और अवलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो है आपतन कोण। ये कौन सा कोण बन गया? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अवलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण होगा? परावर्तन कोण होगा। कौन सा कोण होगा? परावर्तन कोण। अब चूंकि परावर्तन के नियम से क्या कहते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, तो परावर्तन के नियम से कोण AMC बराबर कौन सा होगा? FMC। तो कोण AMC बराबर कोण FMC, समीकरण फर्स्ट मान लिया। तथा अब चूंकि आपको पता है कि ये किरण समांतर आ रही है, मुख अक्ष के समांतर आ रही है, और ये आपका जो अविलंब डला है ये एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, इस तरीके से कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। तो अब यहां पर बात करते हैं कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है तो उन दोनों रेखाओं की विपरीत दिशा में, अंदर की समांतर रेखाओं के भीतर तिर्यक रेखा की विपरीत दिशा में बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं, और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये कोण I और ये कोण भी I, मतलब कोण AMC बराबर कोण FCM, ये कौन से कोण होंगे? आपके एकांतर कोण होंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे एकांतर कोण। तो इस तरीके से ये हमारे एकांतर कोण हो गए हैं। तो समीकरण सेकंड हो गया। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से AMC बराबर FMC है, AMC बराबर FCM है, तो यहां पर FMC बराबर FCM हो गया। मतलब FMC बराबर FCM, ये दोनों कोण बराबर हो गए हैं। और किसी भी त्रिभुज में कोई भी दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजा बराबर होती है। मतलब इस कोण के सामने की भुजा ये है FM और इसके सामने की भुजा है FC, मतलब MF बराबर FC, समीकरण थर्ड हो गया। अब चूंकि मान लिया कि ये M बिंदु है P के अत्यंत पास है, क्यों? क्योंकि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है, तो जब P के पास में होगा M बिंदु तो दूरी में ज्यादा अंतर नहीं आएगा, तो MF बराबर PF हो जाएगा। तो समीकरण चौथा मान लिया। अब समीकरण थर्ड और फोर्थ से MF बराबर ये भी है, MF बराबर ये भी है, तो दोनों बराबर लेकर चलेंगे तो PF बराबर FC, PF बराबर FC। दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर, दोनों पक्षों में PF जोड़ दिया, PF प्लस PF बराबर PF प्लस FC। अब 2PF बराबर हो गया PF प्लस FC को क्या लिख दिया? PC। क्यों? क्योंकि PF इतनी दूरी हो गई और FC हो गई इतनी दूरी, तो टोटल दूरी कितनी हो गई? PC, तो PC लिख दिया। तो 2PF बराबर PC, तो PF बराबर PC/2, PC/2। तो अब PF क्या है? P से लेकर F तक की दूरी फोकस दूरी F, और P से लेकर C तक की दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या R, तो F बराबर R/2। इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और इसी का क्रॉस इंटू कर देंगे तो R बराबर 2FB होती है, मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो इस तरीके से ये हमारा डेरिवेशन हो गया है।
तो सिद्ध कर भी दिया है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये बहुत ही मोस्ट सेशन था, इसलिए इसको ध्यान से आप बार बार, कहीं भी समझ में नहीं आता है इसको समझें, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पर्सनल अलग से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।